बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद वाकिब। नाज़रीन, सियासत में अजीब सी हलचल होना शुरू हो गई है। जहां पर सरदार अय्याज सादी का बयान आता है तो उसके बाद DGISPR भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आर्मी चीफ और वजीर आजम की भी बैठक होती है एक बड़ी अहम अमूर पर, जहां पर डिस्कस भी किए जाते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सरदार अय्याज सादिक ने अपने बयान को उनके मुतालिक उनका कहना था कि तोड़ मड़ोड़ कर मेरा बयान पेश किया गया है। फवाद चौधरी भी पीछे न हटे। फवाद चौधरी ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इस हवाले से काफी गर्मा गर्मी आज देखी सारा दिन, जहां पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जो बताने के लिए कि आपने गलत किया है, वो कह रहे थे कि आपने गलत किया है कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। अभिनंदन का मामला था, जहां पर फरवरी में अभिनंदन आया, उसे चाय पिलाकर हमने तो वापस भेज दिया, मगर इसके बाद अब क्या कुछ हो रहा है, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें आखिरकार इसका पीछे खैमा क्या है और इनके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर नामवर दानिश्वर और कालम नगार भी सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, अजीब सी हलचल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हुकूमत और अपोजिशन के बयानात हो रहे हैं, ठीक है, नुकसान किसको, फायदा किसको? और जहां पर DGISPR भी आ जाते हैं, वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात भी होती है। फिर असल बात यह है कि मैं बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि हमारी अपोजिशन के दरमियान, ख़ासतौर पर नवाब मुस्लिम लीग नून के दरमियान और एक तरह से फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, फौज के दरमियान नहीं, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टसल थी जारी थी। फौज के अपने कंसर्न थे। नवाज शरीफ ये कहते थे कि किसी को काम नहीं करने देते, मुझे भी काम नहीं करने देते। मैं उन लोगों में से था जो तनके की चोट कहते थे कि खुदा के लिए इस तसादम से बचा जाए। फौज इनको दबा सकती है, इनको रगड़ सकती है, इन पर जोर डाल सकती है, इन पर दबाव डाल सकती है, इनके मेंबर खींच सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन देखिए, जिस फौज को आपने बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया, फाटा या खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल किया, कराची में इस्तेमाल किया, मैं कहा करता हूँ और कहा करता था कि इसको ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में इस्तेमाल ना करें। वो मैंने वो सुना, उसका अचकजई का एक किसी से गुफ्तगू करते हुए महमूद अचकजई ने कहा कि देखा, मैंने पंजाब के वजीर आजम को फौज से लड़ा दिया है। वो मतलब इस बात पे फख्र करते हैं कि गोया पंजाब का, सेंट्रल पंजाब का जो लीडर गिना जाता है, उसकी कोई टसल हो। इस टसल के दौरान बहुत अरसा खामोश भी रहा नवाज शरीफ, और बहुत सी बातों पे उसका रवैया यही था कि ये बात क्यों ना की जाए, वो की जाए, और इसमें कामयाबी हुए। कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद तो उनकी कोई डील हो गई है, कोई बात हो गई है, मगर हुकूमत पास नहीं आती थी। हर दूसरे दिन कोई बयान दे देना, डील नहीं होगी, डील नहीं होगी, कोई कहेगा तो मैं ये कर दूंगा। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला है कि उनके वो बयानात आने लगे जो उन्होंने जलसों में तकरीरें की हैं, जो आम तौर पर ख्याल था कि वो इस तरह की बात पे नहीं पहुंचेंगे, ये बयान नहीं देंगे। फिर हर एक की कुछ डरे भी हुए थे, कुछ सहमे हुए थे, कुछ ऐसी बात करने लग गए जो मुनासिब नहीं थी। लेकिन ये बात जो है, ये दानिस्ता नहीं की गई, ये तंग किया गया असेंबली में बार बार के गुलभूषण का नाम नहीं लेते, गुलभूषण का नाम नहीं लेते। एक हंगामा खड़ा किया हुआ था। इस पहले ख्वाजा सादक ने तकरीर की और उन्होंने इशारा किया, ख्वाजा आसिफ ने, और उसके बाद अय्याज सादक ने ये बात की कि साहब, जब ये इनको छोड़ने का मसला था अभिनंदन को, तो हमें वहाँ वजीर आजम ने भी आना था, वो तो आए नहीं, और कहलवा भेजा जो कांपती टांकों से आए, और ये कहा हमें कि आप इसको फौरन मान ले, वरना शाम को जो है वो इंडिया हमला करने वाला है इतने बजे। अय्याज सादी साहब का बयान एक मैं आपसे सुनवाना चाह रहा हूँ। एक मिनट में बात मुकम्मल कर लूँ, प्ले कीजिए। और कहा कि वो बात करना चाह रहे हैं। अब इन्होंने सारी मान ली। उन्होंने, अब वो कहते हैं कि अय्याज सादक को ये बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक कहते हैं, अय्याज सादक साहब को अवॉइड करना चाहिए था। अगले दिन उन्होंने वजाहत भी कर दी, इंडिया मीडिया इसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके साथ ये बताइए कि उस आदमी का आपने क्या किया जिसने आके इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में इतनी गैर जिम्मेदारी की बात की कि अगर हमने ना माना तो शाम को लड़ाई शुरू हो सकती है। ये तो हो सकता है कि शाम को लड़ाई शुरू होने की हमें खबरें हैं और हम चाहते हैं इस बात को पहले निपटा दें। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे वो तो ठीक नहीं है। सही। आप जहां इनसे कहते हैं अपोलोजाइज करें, ये करें, वो करें, वहां उस शख्स को जिसको आपने वजीर खारजा बना रखा है और जो वजीर आजम की नुमाइंदगी करने वहां आया था, उसको तो समझाए।
कि अपनी जुबान पे काबू रखे, इतनी संजीदा सीरियस मीटिंग के अंदर आके इस किस्म की बातें ना करें। तो उसका रिजल्ट फिर वही होता है जो होना था, और हंगामा भी हुआ। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, जब गर्मी होती है तो ऐसी जंग सितंबर के 25 साल बाद, कोई 90-91 में, जब मैंने पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार आला जनरल असलम बेग से ये सुना कि हमने कोई जंग नहीं जीती है, हम 65 की जंग जीते नहीं थे, तो मुझे बहुत सदमा हुआ था। हमारा तो नैरेटिव यही है, बयानिया ये है कौम का कि हमने उनकी ऐसी तैसी कर दी, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हमने जंग जीती नहीं। अगर 65 की जंग भी हमने नहीं जीती, या यही कह सकते हैं कि 65 की जंग में हमने कमाल का दफा किया है, कुछ और तरह बयानी दे सकते थे। बिल्कुल। ये देने के बाद मेरे तो उस दुख को मैं आज तक नहीं भूल सका। यानी कि ये कहना, लेकिन कौन पूछता कि वो तो आर्मी चीफ थे। जनरल असलम बेग ने ये बात डंके की जोर पब्लिकली कही थी। उससे पहले ना कभी किसी सिविलियन ने कहा, ना किसी फौजी ने कहा कि हम 65 की जंग जीते नहीं थे। वो ये तो नहीं कहा कि हारे थे, मेरा ख्याल, मुझे याद नहीं, मैंने उनकी तकरीर सुनी थी जिसमें ये कहा था, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हम जीते नहीं, जंग जीती नहीं। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इजाज़ सादिक साहब का वो प्ले कीजिएगा शॉट। इस हुकूमत ने दी, और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई इस तरह का बयान फ्लोर पर खड़े होकर, ये वो बात गलत थी। देखिए, ये इसको तो किसी ने शायद अजारी और मक्कारी भी कहा है, शायद मुजीब शामी ने कहा है कि ये शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन से बात बनाने के लिए ये एक तरह का उन्होंने कोई जो एजेंसियों की खबर होगी उसको लेकर झूठ बोल दिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तजियाकार खालिद रसूल साहब। जी, खालिद रसूल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद रसूल साहब। जी साहब, ये सब कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है जी। हम बस यही बात कर रहे हैं, एजाज सादक का बयान, और मैं उस पर एक नया सवाल ये उठा रहा हूं कि उनका तो कसूर है कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये है कि अगर इस बात पे गौर किया जाए कि उस शख्स का क्या बनेगा जो मुल्क का वजीर खारजा भी है और जिसने मीटिंग में आकर, कमेटी में आकर ऐसे वक्त में ऐसी बात की जिसका बाद में कोई सर पैर ही नहीं था, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी साहब, माशाल्लाह, आपने सहाफत में इतना अरसा हो गया, आपने सर्द व गर्म हर तरह के देखे हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि सहाफत हो या दिफाई उमूर हो, कई जगहों पे एक रेड लाइंस होती हैं, वो सबके लिए मुनासिब यही होता है कि वो रेड लाइंस क्रॉस न करें, भले मफादात को वक्ती तौर पर जख्म भी पहुंचे। ठीक है। अब ये जो याज साहब का बयान है, याज सादिक का, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अपने एक पैटी बेनिफिट के लिए उन्होंने जिस तरह मतलब उसको पेश किया है, उससे नेचुरली एक जगहसाई भी हुई है, और सारा ये आपके सामने जो किस्सा है वो खासा एक जगहसाई और अपना एक क्या कहना चाहिए, शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी वाली, अब उसमें भी भाई बात ये है कि इस किस्म की जो क्लोज डोर मीटिंग होती है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उसमें कई चीजें ज़ेरे बहस आती हैं। अब ये एक इम्प्रेशन है जो याज सादिक ने बयान किया, ये कोई वकूआ नहीं है कि जिसकी उस मीटिंग में शामिल बाकी बंदे भी कुछ तस्दीक कर रहे हो। ये कहना कि जी उसकी टांगें कांप रही थी, अच्छा फिर वो जिस तरह डिलीवर किया गया वो फिक्र का पहला हिस्सा जो है वो चीफ साहब के बारे में है, अगला हिस्सा शाह महमूद कुरैशी के बारे में है, अच्छा उससे जो गलतफहमी और बढ़ती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कितने पानी में है वो हम सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन ये कि याज सादिक स्पीकर भी रहे हैं और इस वक्त पीडीएम की तहरीक का मोमेंटम भी बना हुआ है, तो उन्होंने अपने उस सियासी बयानिए को जिस अंदाज में पेश किया है वो दोनों के लिए इंतहाई नामुनासिब है, और दोनों ने ही रेड लाइन क्रॉस की है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। याज सादिक तो शायद अपोलोजाइज भी एक तरह की नीमे बरूम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे वजीर खारजा को कौन समझाए? इन्होंने सऊदी अरब के बारे में भी एक मौका बयान दे दिया था, उसके बाद कहा कि नहीं ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। वो भी देखें जो इन्होंने सऊदी अरब के बारे में बयान दिया था, अगेन मैं वही कहूंगा कि आपने माशाल्लाह अपनी पूरी जो जिंदगी है या सहाफत की उसमें बड़े लोगों को आपने देखा है, उरूज पकड़ते भी और नीचे आते भी देखा है। अब उसमें मुझे आप बताइए कि शाह महमूद कुरैशी जैसा जहादीदा आदमी जिसकी सारी उम्र इसी सियासी दश्त की सयाही में गुजरी है,
जिस तरह का उसने वो जज्बाती बयान सऊदी अरब के बारे में दिया था वो बनता ही नहीं था। अगर फर्ज करो किसी किस्म की कोई चीज ऐसी है भी तो उसको भी डिप्लोमेटिक नॉर्म में अपने चैनल पे बात करने की जरूरत है। मीडिया की कंजम्पशन के लिए तो ये बात की नहीं जा सकती, इससे ज्यादा छिछोरापन और बचपनापन और क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान ने वो बड़ी मुश्किल से उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, बल्कि अभी तक वो डैमेज जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे उनका भी गैर जिम्मेदाराना है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि जो छक्का खेलने की कोशिश की हमारे खैर से फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने भी कम नहीं किया। जी, उन्होंने कम नहीं हैरत किया। होती है कि हमारे पार्लियामेंट में ये वो लोग हैं जो हमारी पॉलिसीज बना रहे हैं, मुल्क की क़यादत इन लोगों को सौंपी हुई है और ये इनकी मैच्योरिटी का आलम है। अफसोस होता है मीर साहब। अब इंडियन आप मीडिया को लें तो वो फवाद चौधरी के बयान को भी बड़ी हेडलाइन लगा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है और बड़ी उनको अहमियत दी जा रही है। आपने देखा सज्जाद साहब, आपने दुश्मन का एक बयानिया जो है उसको आपने तकवीत दे दी। वो बयानिया जो पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक स्टांस की वजह से मर चुका था, उन्होंने जब पुलवामा वाकया हुआ है, आपको अंदाजा है कि 5 मिनट के अंदर इंडियन मीडिया ने उसका इल्जाम जैश ए मोहम्मद पे धर दिया। ठीक है, जबकि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन थी कि पाकिस्तान के इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिजिनस मूवमेंट है और पाकिस्तान का इसमें कोई दखल नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान के उस स्टेटेड स्टांस का आज जिस अंदाज में फवाद चौधरी ने जो अल्फाज बयान किए हैं, ऐसी तैसी फिर के रख दी है उस बयानिया की भी, और ये भी खिलाफ हकीकत उन्होंने बात की है, जिस अंदाज की उन्होंने बात की है, उसके मारा और ये किया, ये जुबान इख्तियार की। तो सच्ची बात है, मुझे तो बात का अफसोस होता है कि मतलब कि इतने इमेच्योर चुन चुन के हमारे पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए। क्या बनेगा इस पार्लियामेंट का और क्या बनेगा हमारी उस पॉलिसी साजी का जो इनके हाथ लग गई है। मैंने तो अभी एक बात और भी कही थी, लेकिन ऐसे जरा लाइट मूड में समझ लीजिए कि सन 65 की जंग के 25 साल बाद 90 में या 91 में हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ सिपा सलार आजम जनरल असलम बेग ने यह कहा था कि हमने वो जंग जीती नहीं थी। हम ये तो नहीं कहा था कि हम हारे थे, ये कहा था कि 65 की जंग भी हमने जीती नहीं थी। तो इस तरह के बयान तो बड़े परेशान कौन होते हैं कभी कभी। उनको दानश्वर बनने का शौक था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और मतलब उसमें अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि जो गुस्सा आपको लड़ाई के बाद याद आए बेहतर है कि अपने मुंह पे मार लें। तो अगर मतलब है कि 65 की जंग का इनको बाद में याद आया तो बेहतर ये था कि उस वक्त मार लेते, जो याद आया तो अपने मुंह पे ज्यादा बेहतर था, हमें सुनाने की क्या जरूरत थी। ठीक बात। तो मतलब ये कौम देखें, डिफेंस फोर्सेज हैं या हमारे ये जो अवामी नुमाइंदगान हैं, इनके ऊपर भरोसा करती है, इनके ऊपर तकिया करती है, इनको अरबों रुपए के वसाइल फराहम करते हैं। हम इनके ऊपर जान भी छिड़कते हैं अपनी फौज के ऊपर। हम अपने ये जो पार्लिमानी रहनुमा है उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान की सालमियत का उसी तरह एहतराम भी करेंगे और अपने मफादात अगर इनके हैं भी कुछ ऐसे जो क्लैशिंग हैं, और अपने इख्तलाफात को बुला के कम से कम रेड लाइन क्रॉस ना करे जो पाकिस्तान की दिफाई उमूर से मुतालिक है। लेकिन अफसोस होता है कि इन्होंने बार बार यही किया। ये आज का तमाशा नहीं, आप ये देख लीजिए पास में भी होता रहा है और आगे भी देख लीजिएगा, शायद ये करने से बाज ना आए। लेकिन आज सच्ची बात है, कौम अफसुर्दा है। मेरी जिससे बात हुई है उसमें ये कि दोनों अतराफ के जो रहनुमा हैं, और ये कोई बच्चे नहीं है, इनकी उम्र गुजरी है सियासत के मैदान में, और दोनों की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हुई है वो इंतहाई नाशाइस्ता, अनकॉल्ड फॉर और डैमेजिंग है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद रसूल साहब, बहुत तफसील के साथ, वजाहत के साथ। आप पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि हर तरफ से रेड लाइन क्रॉस हो रही है, हर एक नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि ज्यादा जिम्मेदारी मैं जो दूसरा एंगल पेश कर रहा हूं इसलिए है कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर उनके वजीर खारजा ने आकर ये बयान दिया था तो उनको उसी वक्त टोकना चाहिए था, नहीं भाई ये ऐसे इतलात है, इनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल। और चलिए वो नहीं हुआ तो किसी तरीके से इसकी वजाहत कर दी जाती। ये इस किस्म की खबरें उन दिनों में भी आती रही, खबरों में जगह पाती रही कि इंडिया ने प्लान किया था अटैक करने का, लेकिन ये नहीं था कि तो सब फिर किसका बयानिया जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, अपोजिशन का या कि हुकूमत का? नहीं, इस बात ने तो याद साजिद साहब ने गलती की है उसको बयान करके, लेकिन वो गलती के पीछे वो गलतियां हैं जो अब फवाद चौधरी ने कह दिया कि पुलवामा का वाकया जो है वो इमरान खान के जमाने में हुआ है, वो क्रेडिट ले रहे हैं उसका। जहाँ हमला हुआ जाके उनके इलाके में, वो कह रहे जी हमारे लीडर ने करवाया था उसके। तो ये तो कोई बच्चों वाली बात है। और वो कहते हैं यार सादिक साहब को पता ही कुछ नहीं है, उनको क्या पता क्या होता है। अब तुझसे तो सीनियर है यार, तुझसे ज्यादा रखते हैं। तो ये सारी बातें ये है कि हमारे पॉलिटिशियन बच्चों के हाथों में आ गई ये सारी पॉलिटिक्स जी। तो मैं मुहावरा नहीं बोलना चाहता पूरा, लेकिन ये है कि इसको कुछ अब
सोचना पड़ेगा। तो अब ये अगर फवाद चौधरी का बयान भी दे लें, जैसा भी आपने भी देखा भी है, सुना भी है, मीडिया पे सारा दिन चलता रहा है, इंडियन मीडिया पे चलता रहा है, तो फिर अपोजिशन क्या है, वो तनकीद का निशाना हुकूमत को रखना चाहती है, या जो ये है प्रेशर बिल्ड करके उन्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, सिर्फ वो अपनी बात है कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। शिबली फराज जो है वो तो मुझे समझ नहीं आता क्या कहते हैं। देखिए किस्सा ये है कि हम इनको, आप कौन है यार, जुम्मा 8 दिन बीसीआई की नौकरी करके आ गए बाप के खाते पे, क्या 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 आप कर रहे हैं? आपके वालिद ने जो नज़म कही थी पेशावर कातलों वाली, वो तो उसको ओन भी नहीं किया उन्होंने, और जगह जगह सुनाई है उसको। फिर वो मफरूर हुए, बीसीआई के खाते पे लंदन रहे, और वहां आपको नौकरी भी दिला दी। फिर इंडिया आ गए, और इंडिया आके उन्होंने जब मुशायरों में उल्टी सीधी नज़में पढ़ना शुरू कर दी, चाबक बदस्त अमाम के हाथ, तो लोगों ने हूट कर दिया, इनको भी और फमीदा रियाज को भी, कि ये कह के भी आप अपने मसाइल अपने घर जाके हल करें, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें। ये लिटरेरी महफल है, ये कोई सियासी मजलिस नहीं है। तो भाई हम तो सबका एहतराम करते हैं के लिहाज से। तो शहजाद मीर साहब, फिर इस तरह के बयान आए, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरात, ये अच्छे नहीं है। रेड लाइन क्रॉस करने की जो बात कर रहे हैं खालिद रसूल साहब, वो ठीक कर रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस हुई है, और ये इसलिए हुई है कि मैं बार बार कहता हूं कि इन ताल्लुकात को जो सिविलियन, और भाई सिविलियन के साथ और फौज के ताल्लुकात एक होना, सेम पेज होना, सिर्फ यही नहीं है कि हुकूमत के साथ ताल्लुकात फौज के सेम पेज पे हो, बिल्कुल, बल्कि ये मतलब है कि सिविलियन के साथ हो। सिविलियन में अपोजिशन भी शामिल होती है, और ताल्लुकात ठीक हो, डंडे से नहीं आप उनसे करवाए। तो मेरा ख्याल है हमें ब्रेक पर जाना है। फारूक साहब हैं हमारे साथ? अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तजियाकार कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब मौजूद हैं हमारे साथ। फारूक चीमा साहब जी। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अब मुझे भी चीमा साहब कहने की आदत पड़ गई है। अच्छा जनाब, ये जो वाकया हुआ है अयाज सादक का भी हुआ है, उसमें उनका बयान भी आया है, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जब शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी जिम्मेदारी की बात की थी तो उनको भी टोका जाना चाहिए कि भाई आप वजीर खारजा इस तरह की बात प्राइवेट मीटिंगों में भी नहीं करते। क्या कहेंगे आप सारे किस्से को? सर मैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है सर, एंड शोज लॉट ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ आवर लीडर्स। अब अयाज सादक साहब के से एटलीस्ट मैं तो उम्मीद ऐसा नहीं करता था। एक तो वैसे बड़े शरीफ आदमी है, दूसरा ये है कि वो बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट ओहदे पर रहे हैं, जहाँ के पॉलिटिशियन से ज्यादा उनको स्टेट्समैन कंसिडर किया जाता है। उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी। वैसे भी उनको स्टेट्समैन का एक दर्जा मिलता है व्हेन समबडी स्पीकर, एंड ही शुड बी विद हिज एक्सपीरियंस। अब सर सिचुएशन ये बन गई, कैसे हुआ तो क्या इल्जामात नहीं लगाने वाला, लेकिन एक चीज हुई कि उस दिन जिस दिन ये अभिनंदन वाला केस हुआ, उस वक्त पूरी दुनिया ने हमारे मौकफ की तायद की और इस बात को, हमारी एक्शन को सराहा। ठीक है। और कोई भी हिंदुस्तान की तायद में ना था। 2 साल बाद हमारे अपने ही लीडर्स ने, अपने ही उस वक्त के स्पीकर ने हिंदुस्तान की वो तायद कर दी जो 2 साल जो पहले नहीं थी। अब ये सर बात ये है कि अगर तो ये किस लिए, किसकी जरूरत पेश आई, ये भी तो जरूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि घर में जो बात होती है, अगर किसी के साथ और पॉलिटिशियन ने को गलत बयानिया दिया या कुछ ऐसी भी बात है, तो एक टेस्टर होता है इस लेवल पे कि क्या ये मेरा कहना कौमी वकार और कौम के मफादात में है, मफाद में या नहीं। तो ऐसे सर उनकी तरफ से यानी कि बहुत मायूसी हुई है हकीकत सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी तो है, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपको, रेड क्रॉस हुई है, लेकिन ये भी क्या दुरुस्त बात है कि आप हर वक्त अपोजिशन को दीवार से लगाते रहे। यानी जिस बात के रद्द अमल में उन्होंने या ख्वाजा आसफ ने बात की है वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली की गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि उनको वजीर खारजा जैसे अहम शख्स ने आकर इस किस्म की बात क्यों की, सिर्फ कन्विंस करने के लिए कि आप उनको जाने दें, रुकावट न बने। आप वैसे कह सकते थे कि नेशनल इंटरेस्ट में है, आप यूं कर लें, हम हुकूमत ये चाहती है, हमारा भी यही ख्याल है।
तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं था। सर मेरा बात ये थी कि इंटरनली हमारा अपना घर है ना, आप और मैं इंटरनली कुछ भी खुल के बात करें, वो मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन वो गलत उस वक्त होती है जब पूरी कौम के को एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है पूरी दुनिया के सामने बाहर जाके। घर में मैं कहता हूँ वो 1,00,000 दफा गलत हो, डजंट मैटर। रही बात दीवार के साथ लगाने वाली, और अगर आप खुद दौड़ के दीवार के आगे आना चाहें, दीवार के साथ लगना चाहें, तो कोई क्या कर सकता है। ये जितना मामला भी 2 साल से चला या इससे भी पहले जब से ये चला, ये एक इंडिविजुअल केस था, किसी एक लीडर का था, उनको असेंबली में डील कर लेते तो बेहतर था। ये पॉलिटिकल नहीं था। हर बात को पॉलिटिकल में जब आप बताते हैं तो वो दीवार की तरफ तो बढ़ेगा कोई ना कोई। इसमें तो बात देखें ना सर, अभी आजकल देख लें कि एक लीडर को जब बुलाया जाता है किसी की इंक्वायरी के लिए, किसी पूछगिछ के लिए, तो वो एक ढेर सारा एक तूफान लेके चलता है। क्या ये जायज है? अब उसको रोका जाए तो वो दीवार के साथ लगना ये जुल्म हो गया, ना रोका जाए तो कौम के साथ जुल्म हो गया। क्यों नहीं हम यहाँ तक करते कि जी जिसको बुलाया है अपने वकला के साथ वो जाएं, और उसके बाद अगर गलत काम हो तो फिर उठाएं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कर रहे सर, लेकिन यहाँ तासुर ये पैदा हो गया है कि लोगों को अदालती निजाम पे भी एतबार नहीं रहा। ये बड़ी खतरनाक बात है सर। मैं अर्ज करता हूँ 5th जनरेशन वार के जो बादल बहुत दूर दूर नजर आते थे आसमान पर, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एक घटा बन के हमारे सर पर पहुंच चुके हैं। इसको हम कहते हैं एक आर्मी की लैंग्वेज में एक फार्मिंग ऑफ प्लेस होती है। पीछे से हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, लेकिन यलगार से पहले इकट्ठे एक बना के पोजीशन बनाते हैं सीधी लाइन की। ये हमारे मुल्क में जितने भी चल रहे थे ये दूर दूर के बादल, मुख्तलिफ बयानात थे, मुख्तलिफ लोग थे। अब उनकी ये जो घटा बन के आई है ये दुरुस्त नहीं है। कौम को इस वक्त हमारे लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर तो ये सब कुछ जो कुछ कहा जा रहा है ये कौमी मफाद में है, तो बेशक उनके साथ खड़े हों और उन्हें कहें कि असेंबली में जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करें और हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दें। ये कैसा एक बात पे अगर ऐसा नहीं है, हाँ। हमें सबको पता है कि कौन किस इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर है। दूसरी बात सर ये है कि ये जितना ग्रुप पे का मतलब ये पीडीएम की मैं बात करता हूँ। अच्छा, अब सर इसका ये देखें कि इनका एक नहीं है। नंबर एक ऑब्जेक्टिव होता है ना सर, डिक्लेयर्ड। मियां साहब ने कहा कि इमरान से हमारा कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। फिर है जितना ये सारा का सारा है ये इमरान हुकूमत पे बात करते हैं, नीचे वाले बाकी सारे। दूसरा, इनकी अपनी लीडरशिप में डिसीजन नहीं हो पा रहा। 2 बड़ी पार्टियों में एक जनरल सेक्रेटरी हो, दूसरे का प्रेसिडेंट हो, तो वो एक कोalition अच्छा बनता है। यहाँ पर मुल्ला साहब को जिसका एक भी अपनी सीट नहीं है जाती, वो सदर बन गया और नून के उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना के पीपुल्स पार्टी को पहले दिन से ही आउट किया और उनके स्टेक ज्यादा है, लिहाजा इनका अंदरूनी जो है कोहेजन हो ही नहीं सकता। ये अपना फखर साहब ये होता रहता है। पीएनए की तहरीक पाकिस्तान, लेकिन मैं गुजारिश पीएनए की तहरीक पाकिस्तान की सबसे मजबूत तहरीक थी जिसमें 9 सितारे थे और जिसमें एक ऐसा सितारा भी था जो अकेला ही डंडा लेके चलता था। जी सर, लेकिन वो सर ये था कि एक उनको ऑब्जेक्टिव ऐसा मिला था, भुट्टो को निकालना, राइट और रॉन्ग। उनका नारा जो था निजामे मुस्तफा का, वो बाद में आया है, पहले था भुट्टो को निकालना। सर मैं करता हूँ अब ये है इमरान को निकालना। नहीं सर, नहीं, बात ये है कि अब एक बात सुनिए, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि अब 40 साल आगे आ गया हुआ है। अब बात ये है और इंटरनेशनल प्रेशर और हमारे पर मजबूरियां जो है और हमारी जो जख्म है बाहर पे जो लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। उस वक्त इतना भुट्टो को निकालना था तो भी एक कम से कम एक नारा बनाया गया ऐसा जो सबको इकट्ठा कर गया। बाद में
कौन पूछता है कि नारे वाले किधर गए? नहीं, खैर सियासी तहरीकें तो सियासी तहरीकें तो कर्नल साहब ऐसे ही होती हैं, लेकिन ये बात है कि लोगों को जो ये शिकायत है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट दखल देती है सियासत में, इसको साबित करना पड़ेगा कि नहीं देती है। यानी ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, मैं अर्ज करता हूँ कि एक जो है, अगर मैं सियासतदान होता सर, लीडर होता कहलाता, और कोई कहता कि मैं किसी के इशारे पे नाचता हूँ, जब दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट तमाम जितने ये 11-12 खड़े हुए सबके साथ सबके ऊपर यही चीज लगती है कि जी कोई कहते हैं जी हमसे क्या करवाया जाता है, ये आदमी करती है। भाई आप मफूल है क्या, आप मामूल है क्या कि कोई आमिल आपको हिला लेता है? ऐसे लोग जो अपने आप को महत्वपूर्ण समझे, इसका सर मैंने आपसे तो डिस्कस करता रहा था। मैं कहता था कि नजरिया जरूरत तब खत्म होगा जब नजरिया मजबूर जमहूरियत खत्म करेंगे। तो पहले ये तो माने कि हम मजबूर नहीं हो सकते। चले ठीक है, नहीं मजबूर हो सकता। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका गन साहब, बहुत तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू हुई। अगरचे वक्त हमारे पास बहुत कम था, लेकिन मुझे खुशी है कि आपसे बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। सारी बात अब हो गई, मेरा तबसरा करना बिल्कुल। ब्रेक पर जा रहा है, ब्रेक से जब लौट कर आते हैं तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पीटीएम के सदर भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तो हुकूमत है बैसाखियों पर, दूसरा उन्होंने कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं मगर सियासत में इदारों की मुदाखलत कबूल नहीं करते। कैसे देखते? असल बात यह है कि देखिए इस वक्त सारी ही अपोजिशन का एक ही बयानिया है। हम नवाज शरीफ को तो कहते हैं, उसने जरा ब्लंट होकर बात कर दी है, अफराद को पिन पॉइंट कर दिया, लेकिन अब ये सारे लोग जिस बात पर लड़ रहे हैं वो यही कहते हैं कि वह इलेक्शन फेयर नहीं हुए। भाई किसने इलेक्शन खराब कराए? ख्वाजा आज़म कहते जी मैंने जो कहा जाता फोन किया था, फोन ही किया था, मैंने तो टेक्स्ट किया था। 45 जो फार्म था वो खाली कागज पे दिया जा रहा था, तो मैंने वो टेक्स्ट किया था। उन्होंने कहा टेक्स्ट आपने आर्मी चीफ को क्यों किया? आप इलेक्शन कमीशनर को करते। उन्हें कहा अंदर भी फौज, बाहर भी फौज, हर तरफ फौज, तो मैं इलेक्शन कमीशनर को क्या करता? अच्छा, ये जो बयानिया बन गया है ना, ये कोई यानी कि इस बात की ऐलान है कि इस वक्त लोगों का यहाँ तो एतबार नहीं है। यहाँ लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि इस वक्त, मतलब हम हमेशा कहा करते थे इलेक्शन फेयर होने के लिए लाजमी है कि पहले अदलिया की निगरानी में हो, फिर हम कहते थे फौज की निगरानी में। बिल्कुल। अब हम कहते नहीं, हम कहते हैं फौज की निगरानी नहीं होनी चाहिए। अब अदलिया के बारे में भी इस तरह का आ जाएगा, शायद आ गया था एक पिछली बार। अच्छा, ये सारी ये सूरत पैदा हो, ये कहा गया ना पिछली बार उसके जो इफ्तिखार चौधरी का जमाना था कि ये जो क्या होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, ये उनका इलेक्शन था, गोया अदलिया ने मुकर्रर किए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे। तो ये इस किस्म के बयानियां आने के बाद लगता है फिर इलेक्शन कौन कराएगा इस मुल्क में? अच्छा, अगर आप कहेंगे परमानेंट इलेक्शन कमीशन हो और एक स्टाफ हो उसका, जो कल होगा कि वो स्टाफ जो रिश्वत देता है, कल फिर ये कहानी बन जाएगी ना। बिल्कुल। हमारे मुल्क में तो हर चीज मुश्किल हो जाती है, तो हमें सोच समझ के अपने सारे ढांचे को कोई दुरुस्त करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका बगैर चारा नहीं है। इस हुकूमत ने तो बहुत सी इस्लाहात की बात की थी, इसने तो बड़े से सिस्टम से कहा था चेंज करेंगे, मगर वो अब वो सिस्टम की बात की तो वो कहते हैं माफिया बैठा, वो सिस्टम तब्दीली कर दिया। खान साहब कल कह गए लाहौर में। ठीक है, यानी कि माफिया अगर आपको तब्दीली इनके होते हुए है, वो तो माफिया को भी नहीं हटा सके। यानी किसी ने कहा बेबस नजर आते हैं। वाइल्ड का फिक्र है ना, तो उसने कहा, एक बंदा को आके सुनाने लगा कि फलां भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, फलां भी साजिश कर रहा है, वो भी साजिश कर रहा है, अब बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जॉइन दी कॉन्स्पिरेसी, आप इस साजिश का हिस्सा हो जाएं। अगर सारे ही जो माफिया हो गए हैं तो आप भी माफिया का हिस्सा बन जाए, जान छोड़े। ये खामखा कर अच्छा, अगले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है पार्लियामेंट हमला केस में, जिसमें इमरान खान साहब भी थे। इमरान खान साहब तो बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब परवेज खटक, असद उमर अलीम खान, उनको तलब कर लिया गया नवंबर में, 12 नवंबर को गालबन दोबारा तलब कर लिया। कैसे देखते हैं, बाइज्जत बरी हैं? पहले तो एक लंबे अरसे के बाद ये फैसला हुआ, जब आरफ अलवी जो थे वो गोया सदर हैं, इसलिए उन्हें तो मिल गई है, इस्तना मिल गया है।
اور وزیر اعظم کو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسے سیاسی مقدمے ایسے کر دیا. کیسے کر دیا آپ نے؟ نہ آپ نے چارج شیٹ کیا نہ کچھ کیا, ٹرائل بھی نہیں ہو. بالکل. یعنی آپ جو چاہے فیصلہ کر دیں, چاہے تو اسے صادق و امین قرار دے دیں, چاہے کہہ دیں کسی مقدمے میں اس کا حصہ نہیں ہے, چاہے کل کو فیصلہ کریں جو ابھی لٹکا ہوا ہے آپ کا وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس, آپ کہیں گے نہیں جی اس نے تو نہیں لیا, وہ اس کا تو پیسہ بڑا پوتر اور صاف آتا تھا, جمائمہ خان کے تھرو آیا یا فلاں کے تھرو آیا, یہ فلاں کا مسئلہ ہے. یہ نہیں چلنے والی بات, لوگ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اچھا اس کے بعد ان لوگوں کے پاس مقدمہ بنے گا, آپ نے ایک تلوار رکھی ہوئی ہے, پھر چارج شیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اگر ہو جاتے ہیں پھر کیا بنتا ہے, کیسے آگے جاتا ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جو کہ مین آدمی تھا اس کا, طاہر القادری مفرور ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ طاہر القادری مفرور ہے. اچھا بھائی مفرور ہیں تو اس کو اشتہاری قرار دو یار, جس طرح آپ نے نواز شریف کو یا شہباز شریف کو کیا تھا ان کو بھی کر دو ذرا. مفرور ہیں وہ تو. عجیب و غریب تماشا ہو رہا ہے, جسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام پر جو اعتبار ہے, کراس دا بورڈ آپ نہیں دیکھ رہے معاملات کو. نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عدالتی نظام پہ جو اعتبار ہے لوگوں کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, جو ایک اچھی بات نہیں ہے جی, کسی صورت پہ اچھی بات نہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا کیسے دیکھتے ہیں غصہ خانہ خاکوں کے حوالے سے بات کرنی ہے, غصہ خانہ خاکے ہیں, اس پر مسلم ممالک ہیں, بڑا شدید رد عمل بھی آیا, بائیکاٹ بھی کر دیا گیا, خاص طور پر رجب طیب اردوان کے حوالے سے تو انہوں نے تو ملعون کہہ دیا, متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی ہے. کیا کرنا ہوگا مسلم ممالک کو؟ ایک تو یہ پاگلا آدمی ہے جس کا نام میکرون ہے, یورپ میں ایک انتہا پسندی جس سے رائٹسٹ انتہا پسندی کہتے ہیں ان معنوں میں, ہمارے یہاں کے رائٹسٹ کے معنوں میں نہیں, وہ ایک پروان چڑھ رہی تھی. اور جس طرح ٹرمپ تھا تو لگتا تھا کہ کہیں یورپ بھی اس میں نہ بہہ جائے, وہ صرف فرانس میں ہوا. اور اس کا جو سارا ایک اسٹانس ہے, جو ایک طریقہ بیانیہ ہے, دیکھیے فرانس کو ہم ایک بہت بڑے کلچر کی, تہذیب کی, ثقافت کی علامت سمجھتے رہے ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ فرانس میں جو ہے وہ مطلب پیرس جو ہے وہ دنیا کا آرٹ کا سینٹر ہے, یہاں کے افسانے, یہاں کی شاعری, یہ کو اس کی قدر ہم انگریزی سے زیادہ کرتے رہے ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ فرانسیسی جہاں بھی دنیا میں گئے, ایک کالونی کے طور پر, ایک امپائر کے طور پر, انہوں نے وہاں کچھ نہیں چھوڑا نہیں. بالکل انگریز نے چھوڑا, ریلوے کا سسٹم چھوڑا, پولیس چھوڑی, ہمارے ہاں بیوروکریسی چھوڑی, ہمارے ہاں نہری پانی کا سسٹم چھوڑا, یہ فرانسیسی کچھ نہیں چھوڑتے. اچھا ان کی لڑائی الجزائر کے ساتھ رہی تو کہتے تھے الجزائر ہمارا حصہ ہے. پھر مسلمان جو تھے وہ ان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے. بالکل اس کی لڑائی ہے ان سے, 20 سے 30 لاکھ مسلمان بتائے جا رہے ہیں. ہاں جی, یہ اس کی لڑائی ہے ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. الجزائر کے زمانے کی, یہاں اس پر تو بچہ ہوگا. آپ نے تو اتنے غیر مسلم ممالک دیکھے, تو کیسے وہ ڈیل کیا جاتا مسلمانوں کو, اقلیت کے تو مینورٹی؟ نہیں ویسے تو ایک عام مزاج یہی ہے ویسٹ میں کہ وہ عموماً ایشیاؤں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے. جتنا مثال کے طور پر میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, آسٹریلیا میں زیادہ مکس ہو جاتے ہیں, اور جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یورپ وغیرہ میں, امریکہ وغیرہ میں اتنے زیادہ مکس نہیں ہوتے, وہ الگ رہتے ہیں. اور اس کو جو کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, کہا جاتا ہے امریکہ کو کہ ایک از دا میلٹنگ پاٹ آف کلچرز. اب وہ میلٹنگ پاٹ ہی رہا لگتا ہے, وہ سب الگ الگ سے کلچر, جیسے وہاں کینیڈا والے کہتے تھے کولاج آف کلچرز ہے, یہ میرا کلچر ہے, یہ اس کا کلچر, سب مل کر ایک اچھی پینٹنگ بناتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو میلٹنگ پاٹ ہیں, یہ کوئی کٹھاری نہیں بنی, یہ کوئی ایک کلچر نہیں بن رہا. اب اس طرح کی جو ڈیوائیڈ ہے ود ان سوسائٹی امریکہ میں, وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور فرانس کی تو ایسی تیسی ہے, اس کا سیکولرزم بھی عجیب ہے. امریکہ کا سیکولرزم یہ ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو مذہب کی آزادی حاصل ہے. انگریز کا یہ ہے کہ ہر آدمی کو مذہب کی آزادی حاصل ہے, لیکن ریاست کا مذہب ہے, پروٹیسٹنٹ ہے, وہ ان کا اپنا چرچ ہے, بادشاہ اس کا سربراہ ہے. ان کا پتہ نہیں کیا ہے, انہوں نے لڑائی لڑی ہے. ان کی جو فرینچ ریولوشن بھی تھا وہ کلرجی کے خلاف تھا, چونکہ کلیسا کے خلاف تھا. تو ان کے ہاں ایک کلیسا کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ ایک طرح کا ٹسل پائی جاتی ہے. اور یہی جو تھا حصہ جو ترکی میں آیا, لیکن ترکی میں اب جب انقلاب آیا تو انہوں نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا, ساری صورتحال اور ہو گئی. تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا میں ایک چیز ہے بڑی, یعنی کہ پچھلے دنوں بھی کافی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں, مہنگائی ہے کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے.
ٹھیک ہے، حکومتی اقدامات کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ہر چیز گزشتہ حکومتوں پر ڈالتی جاتی ہے کہ گزشتہ حکومتیں خزانے خالی وہ کر گئی ہیں، پولیس سیاسی وہ کر گئی ہے، یہ تمام چیزیں اسی پر ڈالی جا رہے ہیں۔ گندم خاص طور پر گندم کا اگر ذکر کیے تو 1600 جہاں پر مقرر کی گئی ہے، جبکہ سندھ نے تو اعلان کر دیا کہ جی 2000 ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بحثیں ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو، دہقانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، قیمت زیادہ مقرر کریں گے تو زیادہ کاشت کریں گے، بات درست ہے ایک لحاظ سے کہ کسانوں کو فائدہ ہو، لیکن میرا خیال ہے حکومت کا بھی یہ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین اور روس سے جو گندم منگائی ہے وہ 1500 کچھ روپے پڑی ہے، یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو گندم چلتی ہے اور سمندروں کے راستے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے وہ 1600 سے بھی کم پڑتی ہے۔ تو شاید حکومت کا خیال تھا کہ ہمیں اب 1600 رکھ لینی چاہیے، اگلے سال اس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن وہ کسی نے 1700 کہہ دی، کسی نے 1850 کہہ دی، انہوں نے 2000 کہہ دی اور خیال ہے کہ 2000 کر دیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کاشتکار کو فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ انسینٹو بھی تو دیں کہ 1 ایکڑ میں زیادہ پیداوار کریں، 40-50 ایکڑ ہوا کرتی تھی وہ 30-25 پر آ کے رہ گئی ہے، بالکل یہ انسینٹو بھی تو دیں۔ اور اگر آپ قیمتیں بڑھاتے جائیں، کمپٹیشن بڑھا دی، اگر آپ قیمتیں بڑھاتے جائیں گے اور جو بڑھائیں گے کاشتکار کا تو فائدہ ہوگا اور درست ہونا چاہیے ان کا، لیکن پھر گندم تو بڑی مہنگی ہو جائے گی، پھر آٹا تو عام آدمی کا ہوتا ہے، اور اچھے ملکوں میں تو کئی سال کئی برس جو ہے ڈبل روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، وہی رہتی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ وہ کسی نے کہا کہ جو سٹالن کے زمانے میں ڈبل روٹی کی قیمت تھی وہ سٹالن کے 25 سال بعد بھی تھی۔ انگلینڈ میں کہتے ہیں کہ ایک بار چند پینس قیمت بڑھ گئی تھی تو ایک طرح کی بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن میرا خیال میں یہ ہم کچھ اچھا یہ جتنے بھی بحران ہیں خاص طور پر گندم، آٹا، چینی کا یہ بحران جو آ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر یہ ڈائریکٹلی اس کی نااہلی ذمہ دار ہے۔ بیوروکریٹ تو دستخط نہیں کرے کسی بات پہ، وہ کیوں اپنے سر پہ نیب کا معاملہ تو کہتے ہیں بیوروکریسی آڑے آ جاتی ہے؟ بیوروکریسی کیا آڑے آتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے مجھے بتائے نا۔ اگر آڑے آتی ہے تو سب سے بڑی آڑے یہ آتی ہوگی، کہتی ہے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے، آپ ذمہ داری لیں۔ وہ تو آج کل یہ پھنسے ہوئے نا کہ کہیں کل کا مقدمہ جو بنے وہ ہم پہ نہ بن جائے۔ بالکل، تو 4-5 بڑے پھارے تھے، ہم نے پکڑے تھے، فواد حسن فواد اور ان لوگوں کو، بیوروکریسی ڈر گئی ہوئی ہے اور وہ اگر کوآپریٹ نہیں کر رہی تو اپنی جان بچا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر اسی طرح یہ بحران رہیں گے، اسٹل رہیں گے ان کے دور حکومت میں؟ اگر کوئی منصوبہ پلاننگ میں یہ قابو آتے نظر نہیں آ رہے، اور اگر ان کی حکومت گئی تو اسی وجہ سے جائے گی۔ صحیح ہے، تو پھر آنے والی حکومت تو پھر اسی طرح گزشتہ حکومتوں پہ ڈالتی رہے گی، جو ہمارا المیہ رہا ہے، جو بھی حکومت آئی ہے حکومتوں کو ڈالا۔ خیر اب تو کسی کے پاس بھی آنے کے بعد حالات کو فوراً سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اب سابقہ حکومتوں پر ڈالنے کا جو زمانہ ہے وہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا ایک طرح تو پی ڈی ایم ہے، اگر یہ مہنگائی کنٹرول نہ کر پائے، عوام کو ریلیف نہ دے پائے، تو آپ کیا گوریا بستر ان کا گول ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس بات پہ بالکل نہیں گفتگو کرنا چاہتا کہ بوریا بستر گول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ لوگ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے وغیرہ وغیرہ، یا کیا پلان بن رہا ہے، لیکن عام رائے لوگوں کی یہی ہے کہ اگر یہی مہنگائی رہی تو یہ حکومت نہیں رہے گی۔ صحیح، شاید ان کے اندر سے بغاوت ہو جائے کچھ ہو، یہ حکومت نہیں چلے گی۔ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا۔ کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ آج تو ایاز صادق کا دن ہے اور وہ محب وطن شخص ہے، الفاظ اس کے ریڈ لائن کراس کیے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ ریڈ لائن یہ ہے کہ شاہ محمود اس طرح کی غیر ذمہ داری کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ صحیح، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔